हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी कान की बाली पर खट-खट की आवाजें कर रही थी। अंजलि काफी देर से अपने सभी कामों को करते हुए श्वेता को देख रही थी कि वह लगातार कुछ सोच में डूबी हुई थी। अंत में अंजलि अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहती है, ऐसी भी क्या सोच रही हो जो किसी भी तरह की आवाज से तुम्हारी सोच टूट ही नहीं रही है। मैं देख रही हूँ, तुम जब से लक्ष्य से मिलकर आई हो हर वक्त खोई खोई रहती हो। फिर मुस्कुराकर श्वेता को छेड़ते हुए कहती है, एक ही मुलाकात में ऐसा हाल है। श्वेता चिढ़ने का नाटक करते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अपनी शक्ल ठीक करते हुए कहती है, मैं अनिका दी के बारे में सोच रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि फ्री होते ही मुझे कॉल करेंगी, लेकिन आज कई दिन हो गए हैं, कॉल छोड़िए उनका मैसेज भी नहीं आया है। अंजलि कहती है, वो भूल गई होगी। श्वेता जवाब देती है, हो ही नहीं सकता। वह ना तो मुझे भूल सकती है और ना ही मेरा मैसेज इग्नोर कर सकती है। वह जरूर बिजी होंगी, उन्हें अभी तक वक्त ही नहीं मिला होगा। अंजलि कहती है, अब तुमने क्या सोचा है? श्वेता कहती है, मैं सोच रही हूँ कि खुद ही मारवा हाउस जाकर उनसे मिलाऊं। तभी अंजलि कहती है, यदि तुरंत मिलना जरूरी ना हो तो 2 दिन बाद हम वैसे भी मारवा हाउस जाएंगे ही। फिर श्वेता को याद दिलाते हुए कहती है, तुम्हें याद होगा रिया का इनविटेशन तुमने खुद रिया को मारवा हाउस समय पर पहुंचने के लिए प्रॉमिस किया है। श्वेता अपने माथे पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद करते हुए वह फिर अपना हाथ नीचे करके कहती है, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, वरना रिया को मनाना अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम हो जाता। फिर आगे कहती है, यही ठीक रहेगा, जब हम वहां सब जाएंगे तभी मैं अनिका दी से बात कर लूंगी। अंजलि पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि वह अभी भी तुम्हारी कोई मदद कर सकेगी? श्वेता अंजलि के गले में बाहें डालते हुए जवाब देती है, मम्मा, कंप्यूटर की मेमोरी से डाटा उड़ जाने से उसकी कैपेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अंजलि कहती है, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? श्वेता कहती है, मम्मा आप भी ना, क्या यह भी पूछने वाला सवाल है? आपको जो भी पूछना है सीधा सीधा पूछ लीजिए। अंजलि कहती है, अच्छी बात है, तो बताओ क्या लक्ष्य स्मार्ट नहीं है? ठीक इसी वक्त जब अंजलि ने यह सवाल पूछा तब उनके घर के दरवाजे पर लक्ष्य पहुंच जाता है और वह जैसे ही दरवाजे को नॉक करने के लिए हाथ लगाता है वह खुल जाता है। बिना किसी आहट के लक्ष्य अंदर आ जाता है, लेकिन अंजलि का यह सवाल सुनकर वह अपनी जगह पर ही खड़ा रह जाता है, क्योंकि वह भी जानना चाहता था कि श्वेता की उसके बारे में क्या राय है। श्वेता अंजलि को जवाब देती है, लक्ष्य काफी स्मार्ट है, शकल से भी और अकल से भी। फिर अंजलि पूछती है, क्या तुम्हें उसका स्वभाव पसंद नहीं आया? श्वेता जवाब देती है, मम्मा उसके स्वभाव में जिंदा दिली और डिसिप्लिन का गजब कॉम्बिनेशन है। फिर अंजलि आगे कहती है, तो क्या तुम्हें उसका कैरेक्टर ठीक नहीं लगा? श्वेता कहती है, मेरी उससे एक दिन की मुलाकात के आधार पर कहूँ तो उसकी आंखें मेरी आंखों के अलावा कहीं इधर उधर नहीं गई। यहाँ तक कि छूने की कोशिश तो छोड़िए, उसने मुझसे हाथ मिलाने की भी कोशिश नहीं की। इनफैक्ट उसके साथ मैं काफी कंफर्टेबल थी। अंजलि फिर एक नया सवाल दाग देती है, तो क्या वह रोमांटिक नहीं है? श्वेता जवाब देती है, मैं ऐसा भी नहीं कह सकती, क्योंकि उसने जिस तरह से मेरा वेलकम किया और मुझे सरप्राइज करने के लिए तैयारियां की, उससे कहा जा सकता है कि वह रोमांटिक है। फिर अंजलि कहती है, वह कमाता अच्छा है, दिखता अच्छा है, करैक्टर अच्छा है, रोमांटिक भी है और केयरिंग तो हो है ही। जब सब कुछ ठीक है तो फिर तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्या बवाल चल रहा है कि हर वक्त किसी दूसरी दुनिया में खोई हुई रहती हो? श्वेता, अगर तुम कुछ बताओगी तो तुम्हारी समस्या का समाधान होगा। इस तरह अपने ही दिमाग में कब तक खिचड़ी पकाती रहोगी? फिर एक क्षण रुककर आगे कहती है, तुम लगातार 3 दिन से सोचने में लगी हुई हो। मुझे यह बताओ कि इतना सोचते रहने के बाद किसी नतीजे पर पहुंची कि नहीं? ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम तुम्हें अपनी समस्या तो समझ आ ही गई होगी। मुझे वही बता दो। श्वेता कहती है, नहीं मम्मा, कोई समस्या नहीं है। जैसे वह मुझे दिखाई दे रहा है, अगर वह वैसा ही है तो ही इज माई परफेक्ट मैच। लेकिन पता नहीं क्यों उसमें कोई भी कमी दिखाई नहीं देने के बाद भी मुझे कुछ अजीब सा डर लग रहा है। सब कुछ एकदम सही दिखने के बाद भी कहीं कुछ गड़बड़ महसूस हो रही है। उस पर रत्ती भर शक नहीं होने के बाद भी मन में अनजाना खतरे की आहट महसूस हो रही है। मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ कि यह सब क्या और क्यों हो रहा है। तभी दरवाजे के पास से आवाज सुनाई देती है,
लेकिन मैं जानता हूँ कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। इस तरह अचानक से लक्ष्य की आवाज सुनकर दोनों माँ बेटी उसी ओर देखने लगती हैं। लक्ष्य आगे जाकर आंटी जी नमस्ते कहकर श्वेता की तरफ देखने लगता है। श्वेता हड़बड़ाकर कहती है, आई एम सॉरी, मेरा वह मतलब नहीं था। श्वेता अपनी सफाई में आगे कुछ कहती उससे पहले ही लक्ष्य कहता है, इट्स ओके श्वेता जी, यह सब बिल्कुल सामान्य है। अगर तुम अपने मन की बात अपनी माँ से शेयर नहीं करोगी तो फिर किसी भी सही निर्णय पर कैसे पहुंचोगी। लक्ष्य की बात सुनकर श्वेता को तसल्ली महसूस होती है और वह मुस्कुराकर कहती है, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो बताइए मेरी परेशानी का क्या कारण है। लक्ष्य कहता है, वह मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं एम्स द्वारा आयोजित की जा रही कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जा रहा हूं। मैंने सोचा आप भी वहां जा ही रही होंगी। अगर आप मेरे साथ चलें तो मुझे कंपनी मिल जाएगी। श्वेता पलटकर आराम से कहती है, आप मेरी कंपनी लेने आए हैं या मुझे कंपनी देने आए हैं। लक्ष्य मुस्कुराकर कहता है, मेरे लिए दोनों एक ही बात है। मैंने सोचा कि इसी बहाने आपका बिजी शेड्यूल डिस्टर्ब भी नहीं होगा और हमारा मिलना भी हो जाएगा। इसके अलावा मुझे समझने के लिए आपको कुछ वक्त भी मिल जाएगा। शायद फिर आपके सवाल कुछ कम हो जाएं। श्वेता अपनी मम्मी की ओर देखती है। वह अपनी पलकें झपकाकर इशारा करती है कि तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। श्वेता लक्ष्य से कहती है, आप बैठिए, मैं बस अभी आती हूँ। तभी लक्ष्य की आवाज़ सुनकर किशन मल्होत्रा भी अपने रूम से निकलकर बाहर आ जाते हैं और लक्ष्य से हाथ मिलाते हुए कहते हैं, हाउ आर यू यंग मैन। लक्ष्य किशन मल्होत्रा से हाथ मिलाते हुए कहता है, नमस्ते अंकल जी, मैं अच्छा हूँ, आप बताइए। पिछली बार आपसे मिलना नहीं हो पाया, अच्छा हुआ कि मैं आज सही समय पर आया हूँ। किशन हंसते हुए कहते हैं, आओ बैठो, जब तक श्वेता आती है तब तक हमारी कंपनी एंजॉय करो। इसके बाद अंजलि, किशन और लक्ष्य बैठकर बातें करने लगते हैं। अंजलि के इशारे पर नौकर नाश्ता रखकर चले जाते हैं। तभी क्रिस मल्होत्रा घर से बाहर निकलने के लिए तैयार होकर लिविंग हॉल में आ जाता है। जैसे ही उसकी निगाह लक्ष्य पर पड़ती है, वह अपनी जगह पर रुक जाता है और एकटक होकर लक्ष्य की तरफ देखता है, जैसे वह उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसके बाद वह धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है। लक्ष्य ने क्रिस को पहले ही देख लिया था, इसीलिए वह भी मुस्कुराकर उसी की तरफ देख रहा था। जैसे ही क्रिस लक्ष्य के पास पहुंचता है, लक्ष्य अपनी जगह से खड़े होकर अपना हाथ क्रिस की तरफ हेलो करने के लिए आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या मुझे पहचानने में दिक्कत हो रही है। अभी तक क्रिस के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन लक्ष्य की आवाज़ सुनते ही उसके चेहरे पर समा आ जाती है और वह कहता है, ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। पलटकर कहता है, मैं जल्दी में था, अब नहीं हूँ। ऐसा कहकर वह वहीं अपने परिवार के साथ लक्ष्य के पास ही बैठ जाता है। लक्ष्य क्रिस से पूछता है, अब तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। वह जवाब देता है, उसके बाद से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, सब बढ़िया चल रहा है। फिर एक पल रुककर क्रिस कहता है, उसके बाद मैंने आपसे मिलने की कई बार कोशिशें की ताकि मैं आपको पर्सनली थैंक यू बोल सकूं, लेकिन आपके बिजी शेड्यूल की वजह से मैं आपसे मिल नहीं पाया। क्रिस की आखिरी बात सुनकर अंजलि और किशन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि जिसके पास वक्त की इतनी कमी है, वह उनकी बेटी को घर से पिक करने के लिए आया है ताकि उनकी बेटी उसे जान पहचान कर समझ सके। तभी लक्ष्य कहता है, आई एम सॉरी, अब मैं तुम्हारे सामने हूँ और अब मैंने पर्सनली तुम्हारा थैंक यू भी ले लिया है। आगे से मुझे मिलने के लिए मेरे पर्सनल नंबर पर कॉल करना। उसके बाद वह अपना पर्सनल नंबर क्रिस के साथ शेयर करते हुए क्रिस से कहता है, व्हाट ए कोइंसिडेंट, तुम श्वेता जी के भाई हो। क्रिस लक्ष्य के मुंह से श्वेता जी शब्द सुनकर शौक हो जाता है। वह समझकर भी समझ नहीं पाता है कि आखिर चल क्या रहा है। क्रिस कुछ कह पाता उससे पहले ही श्वेता तैयार होकर वहां आ जाती है। श्वेता को देखकर लक्ष्य अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या हम चल सकते हैं। श्वेता सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। लक्ष्य एक बार फिर से अपने हाथ से पहले आपका इशारा करके श्वेता को आगे चलने के लिए कहता है, प्लीज। उसके बाद लक्ष्य किशन और अंजलि मल्होत्रा को नमस्ते कहकर श्वेता के साथ बाहर की ओर निकल जाता है। बाहर जाकर वह अपने ड्राइवर को इशारा करता है। ड्राइवर जाकर सिक्योरिटी गार्ड के साथ उनकी गाड़ी में बैठ जाता है। लक्ष्य आगे बढ़कर श्वेता के लिए गाड़ी की फ्रंट सीट की तरफ का दरवाजा खोलता है और श्वेता के बैठने के बाद दरवाजा बंद करके खुद ड्राइव करने लगता है। श्वेता पूछती है, इतनी सिक्योरिटी किस लिए। लक्ष्य मुस्कुराकर जवाब देता है, मुझे सिक्योरिटी साथ लेकर चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे इसकी ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं है। आखिर रिटायर ही सही, लेकिन मैं एक आर्मी मैन हूँ। श्वेता लक्ष्य की तरफ देखती है।
तो लक्ष्य गंभीर होकर अपनी बात को पूरा करता है। यह सिक्योरिटी आनंद भैया की वजह से मेरे साथ है। उनका कहना है कि तुम मेरी कमजोरी हो और दुश्मन हमेशा कमजोरी का फायदा उठाते हैं। अब क्योंकि वह चाहते हैं कि मैं इन्हें अपने साथ रखूं, बस इसीलिए। फिर लक्ष्य आगे कहता है, अगर आपको यह पसंद नहीं तो अगली बार मैं इन्हें अपने साथ नहीं आने दूंगा। श्वेता कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रहने दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद श्वेता लक्ष्य से पूछती है, आप घर के अंदर मेरी किसी उलझन का जवाब देने वाले थे। अब बताइए, मेरी इस दुविधा के बारे में आप क्या जानते हैं? लक्ष्य कहता है, अपनी बात कहने से पहले ही मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। आई एम सो सॉरी, क्योंकि इस तरह की बात कोई भी लड़की अपने बारे में किसी भी दूसरे लड़के के मुंह से सुनना पसंद नहीं करती। श्वेता मन ही मन सोचने लगती है कि ना जाने लक्ष्य उसके बारे में क्या कहने वाला है। तभी लक्ष्य आगे कहता है, मुझे लेकर कोई भी डाउट मन में नहीं होने के बाद भी आपको इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी अपने बीते हुए कल के कड़वे अनुभव की वजह से है। पर आप मेरा विश्वास मानिए, जिस तरह हाथ की सभी उंगलियां समान नहीं होती, उसी तरह हर व्यक्ति भी एक जैसा नहीं होता। आप मुझे एक मौका दीजिए और खुद भी थोड़ा वक्त लीजिए। फिर आपको ऐसा लगे कि मैं आपके लायक नहीं हूँ तो आप मुझसे सिर्फ एक बार कह दीजिएगा, उसके बाद मैं आपको अपना चेहरा दोबारा कभी नहीं दिखाऊंगा। ऐसा कहते हुए लक्ष्य के चेहरे पर मायूसी साफ नजर आने लगती है। श्वेता को ऐसा भी लगा जैसे लक्ष्य की आवाज़ कुछ भारी होने के साथ उसकी आंखें भर आई हों, पर लक्ष्य ने अपनी पलकों को बार बार झपकाकर अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लिया था। फिर कुछ पल रुककर अपने गले को साफ करके मुस्कुराते हुए आगे कहता है, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने कल को पीछे छोड़कर केवल एक नए सिरे से मेरे साथ कुछ कदम चलकर देखिए। सफ़र सुहाना ना लगे तब कहिए। लक्ष्य की बात सुनकर श्वेता बिल्कुल चुप हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कहती है, आप इस बारे में भी जानते हैं, यह बात 9 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। इस बार श्वेता की आंखों में थोड़ी नाराजगी और आवाज़ में गुस्सा था। लक्ष्य गंभीर भाव के साथ कहता है, बात आज की हो या बीते हुए कल की है तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ही यह बात मैं इसलिए नहीं जानता क्योंकि मैं आपको शर्मिंदा करना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए जानता हूँ ताकि बीता कल कभी भी आपके आने वाले कल पर हावी ना हो। फिर मुस्कुराते हुए आगे कहता है, देखिए श्वेता जी, मैंने आपसे पहले ही माफ़ी मांग ली थी, अब आप भी दिल बड़ा करके मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। वैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ और शायद आपको आपसे भी ज़्यादा जानता हूँ। बेशक मेरा अस्तित्व आपके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन अगर मेरी कोई सोलमेट हो सकती है तो वह सिर्फ आप ही हैं। मैंने जब से आपको देखा है ऐसा कोई दिन नहीं जिसकी शुरुआत आपको याद करके ना हुई हो और ऐसी कोई रात नहीं कि आपके ख्यालों के बिना आई हो। आपके बारे में मुझे सब कुछ पता होना किसी तरह की जासूसी या षड्यंत्र का हिस्सा नहीं है। दरअसल आर्मी ऑफिसर का बेटा हूँ और खुद भी ट्रेंड आर्मी मैन हूँ। यह मेरे स्वभाव में है। जब दुश्मनों की इतनी फिक्र की जाती है तो अपनों की सलामती के लिए यह सब करना बनता ही है। लक्ष्य की बात सुनकर श्वेता का गुस्सा ठंडा हो जाता है और उसका मूड भी कुछ ठीक हो जाता है। तभी माहौल को हल्का करने के लिए लक्ष्य कहता है, देखिए इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुझे यह मालूम था कि आपका एक भाई है, लेकिन यह नहीं मालूम था कि वह क्रिस ही है। श्वेता पूछती है, क्या आप क्रिस को जानते हैं? लक्ष्य जवाब देता है, क्रिस अच्छा कार रेसर होने के साथ साथ एक बेहतरीन कोच भी है। एक बार जब हमारे आदमी क्रिस से वहीं टेक्निक सीखने के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे तब उन्होंने बताया कि क्रिस जिस जमीन को खोदकर उस पर अपनी कोचिंग चला रहा था उसी को लेकर कुछ इशू था। बस मैंने भैया की पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल करके उसकी मदद की थी, बस इतना ही। श्वेता पूछती है, क्या आप हर किसी की इसी तरह मदद करते हैं? लक्ष्य जवाब देता है, हाँ, अगर मुझे लगता है कि ज़रूरतमंद एक अच्छा व्यक्ति है तो मैं उसकी मदद करने की हर संभव कोशिश करता हूँ। यहाँ मल्होत्रा हाउस में श्वेता और लक्ष्य के घर से निकलने के बाद क्रिस अपने माता पिता किशन और अंजलि से पूछता है, मम्मा पापा, मैं इन दोनों के बारे में जो सोच रहा हूँ क्या वह सही है? क्रिस की बात सुनकर किशन और अंजलि दोनों ही हैरान रह जाते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है कि क्रिस ने घर की किसी बात में अपनी रुचि दिखाई। अंजलि चेहरे पर उदासी लाने का नाटक करते हुए कहती है, उस दिन मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी पर मेरे बेटे के पास वक्त कहाँ है। तभी किशन क्रिस को छेड़ने के लिए अंजलि से कहता है, कोई बात नहीं अंजलि, अब उसके पास वक्त है।
अब बता दो। तभी कृष कहता है, हाँ मम्मा बताइए ना। किशन और अंजलि कृष की उत्सुकता के चलते एक दूसरे की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में मुस्कुराने लगते हैं। फिर अंजलि कहती है, दरअसल बात यह है कि लक्ष्य हमारी श्वेता को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। उन्होंने खुद आगे बढ़कर इस रिश्ते की बात की है। तभी कृष मन ही मन सोचता है, वैसे व्यक्ति अच्छा है, लेकिन जीजा बनने के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी बहुत कुछ चेक करना होगा, क्योंकि यह मेरी बहन की पूरी जिंदगी का मामला है। तभी वह अपनी माँ से पूछता है, क्या श्वेता ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। मारवा हाउस में ओमकार प्रीति का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठाते हुए उसके पास ही बैठ जाता है और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस वक्त अनिका दी कहाँ पर है? मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्रीति कहती है, अनिका दी अपने कमरे में ही है, लेकिन इस वक्त उनके कमरे में जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। तुम चाहो तो उन्हें मैसेज कर दो, अगर उन्हें ज़रूरी लगेगा तो वह खुद बाहर आ जाएंगी। ओमकार कहता है, नहीं मुझे आमने सामने की बात करनी है। प्रीति जवाब देती है, फिर तो तुम्हें इंतज़ार ही करना होगा। फिर ओमकार से पूछती है, क्या कोई परेशानी की बात है? ओमकार जवाब देता है, नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, बस यूं ही। वैसे भी 2 दिन बाद हम सब मिल ही रहे हैं, मैं तभी अनिका दी से बात कर लूँगा। शाम ढल चुकी थी। भूमिका अपने कमरे में इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह बैठ बैठ कर लगातार घड़ी को देखे जा रही थी, जैसे कि किसी का इंतजार बेसब्री से कर रही हो। तभी अचानक से उसकी निगाह सामने लगे मिरर पर पड़ती है। वह थोड़ी सी मशक्कत के बाद शीशे के आगे रखी हुई छोटी सी स्टूल पर बैठ जाती है, फिर खुद को आईने में देखने लगती है। शीशे में देखने के बाद उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके ज़्यादातर धीरे धीरे लगभग सारे घाव भर चुके थे, उनमें से कुछ सूखने भी लगे थे। कभी वह अपने माथे की चोट को देखती तो कभी कंधे से अपने कपड़ों को थोड़ा सा नीचे करके और खिसकाकर गर्दन और कंधे पर लगी हुई चोटों को देखती। इसी तरह बारी बारी वह अपने पेट, कमर, हाथ सभी जगहों पर लगी हुई चोटों को आईने में देखने लगती है और फिर खुद से ही कहती है, अब मैं इस लायक हो गई हूँ कि मुझे डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेना चाहिए। फिर अपनी प्लास्टर चढ़े हुए पैर को देखकर कहती है, बस एक दिन और, उसके बाद तू भी आज़ाद हो जाएगा और सैर कर सकेगा। तभी उसके रूम का टेबल फोन रिंग करता है। वह अपना हाथ बढ़ाकर फ़ोन को पिक करती है तो दूसरी तरफ से मेन गेट के सिक्योरिटी गार्ड की आवाज़ सुनाई देती है, भूमि मैडम, आपके डिपार्टमेंट से कोई आपसे मिलने आया है। भूमिका कहती है, हाँ उन्हें भेज दो। सिक्योरिटी गार्ड झिझक कर कहता है, मैडम उनके पास गन है और वह उसे यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं है, इस तरह मैं उन्हें अंदर कैसे आने दूँ। भूमिका कहती है, तुम भी आदमी हो कि घन चक्कर हो, वह कोई क्रिमिनल नहीं है कि तुम हथियार मांगोगे और वह सरेंडर कर देंगे। वह ऑफिसर है, उनके हथियार से उनकी जान ज़्यादा सस्ती है। एक काम करो, तुम उनसे उनकी जान मांग लो। सिक्योरिटी गार्ड कहता है, आई एम सॉरी मैडम। भूमिका कहती है, आने दो उन्हें। गार्ड कहता है, ओके मैडम। थोड़ी ही देर में एक गार्ड अर्जुन सिंह को भूमिका के रूम तक छोड़ जाता है। अर्जुन सिंह इस वक्त कैजुअल ड्रेस में था। भूमिका अपने बेड के किनारे पर अपने दोनों पैर ऊपर करके बैठी हुई थी। अर्जुन भूमिका के पास आकर उससे हाथ मिलाता है और कहता है, अब कैसी हो भूमिका? भूमिका मुस्कुराकर कहती है, तुम्हारे इंतजार में मरी जा रही हूँ। उसके बाद अर्जुन सिंह को हाथ से इशारा करते हुए सोफे पर बैठने के लिए कहती है। उसके बाद भूमिका पूछती है, क्या कुछ प्रोग्रेस हुई? अर्जुन जवाब देता है, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने ना कोई क्लू छोड़ा है और ना ही कहीं कोई लूप होल छोड़ा है, ना ही ऑनलाइन और ना ही ऑफलाइन, जिससे कि हम उन तक पहुंच सके। वह लोग हमारी सोच से कहीं ज़्यादा आगे हैं। भूमिका सोच में पड़ जाती है और फिर कुछ सोचने के बाद आगे कहती है, और तुमने उनके और हमारे बीच के इस गैप को कवर करने के बारे में क्या सोचा है? अर्जुन सिंह जवाब देता है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस भी तरफ आगे बढ़ो, कुछ ही कदमों पर सारे दरवाजे बंद नजर आने लगते हैं। भूमिका पूछती है, और उस ब्रिलियंट आईटी का क्या हुआ? वो ज्वाइन करने वाला था, क्या वह भी हमारी कोई मदद नहीं कर पाया? अर्जुन के चेहरे पर भूमिका की बात सुनकर मुस्कुराहट आ जाती है और वह कहता है, तुम निपुण मीना की बात कर रही हो ना? भूमिका कहती है, हाँ मैं उसी की बात कर रही हूँ, पर तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? अर्जुन कहता है, तुम सुनोगी तो तुम भी हंसने लगोगी। ऐसा कहकर आगे बताने लगता है, जिस दिन उस आईटी को ज्वाइन करना था
उसके आने से पहले ही एक लड़की उसे ढूंढती हुई डिपार्टमेंट पहुंच गई और राजेश से कहने लगी, निपुण मीना। तो राजेश ने कहा, मैं निपुण मीना नहीं हूँ, निपुण मीना आज ज्वाइन करने वाली है। तो वह लड़की बोली, जी निपुण मीना आज ज्वाइन करना है। तो राजेश बोला, हाँ भाई, मैं भी तो वह ही कह रहा हूँ, हाँ आज निपुण मीना को ज्वाइन करना है। उस लड़की ने राजेश की तरफ एक कागज बढ़ाकर कहा, समझ लीजिए निपुण मीना ने ज्वाइन कर लिया। तो इतने में पास में खड़ा छठी इंद्री, जो सब कुछ देख रहा था, वह बोला, भाई ऐसे कैसे, खुद को निपुण मीना समझ ले और तुमसे पेपर ले ले। जो चीज जिसकी होगी वही लेगा ना। जब निपुण मीना ज्वाइन करेगा तब उसे यह पेपर देना, तब तक वहां जाकर बेंच पर बैठ जाओ। फिर वह लड़की बोली, पहले यह पेपर एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर कुछ बोलिए। इस बार राजेश बोला, देखिए अब आप मुझे परेशान कर रही हैं। अगर आप इतनी खूबसूरत नहीं होती तो अब तक मेरा चिल्लाने का मन करने लगता। उसके बाद उनकी बहस ऐसे ही चलती रही। जब उनकी बहस देखते देखते मुझे काफ़ी देर हो गई, तब मैं अपने कैबिन से निकलकर बाहर गया कि उस पेपर में ऐसा भी क्या है कि वह उस पेपर को देने के लिए अड़ी हुई है और यह उस पेपर को पकड़ना ही नहीं चाहते। अंत में थककर वह लड़की अपने माथे पर अपना हाथ रखकर वहीं खड़ी हो गई। मैंने उसके हाथ से पेपर लेते हुए उन दोनों से पूछा, यह क्या है, यह सब क्या चल रहा है? तो उन दोनों ने कहा, अभी तक निपुण मीना आया नहीं है और यह लड़की उसके हिस्से का कोई काम हमारे जिम्मे किए जा रही है। उनकी बात सुनकर जब मैंने पेपर की तरफ देखा तो पता है वह क्या था। भूमिका हैरानी से अर्जुन सिंह की तरफ देख रही थी। वह पूछती है, क्या? अर्जुन हंसते हुए कहता है, उस लड़की का ज्वाइनिंग लेटर जिसका नाम था निपुण लक्ष्मी मीना। तभी वह निपुण तुरंत मुझसे बोली, देखिए सर, मैं कब से कह रही हूँ कि मैं ही निपुण मीना हूँ और मुझे ज्वाइन करना है। भूमि हंस पड़ती है, फिर पूछती है, मतलब हमारी न्यू आईटी का पूरा नाम निपुण मीना लक्ष्मी है? फिर थोड़ी देर तक हल्की फुल्की बातें करने के बाद अर्जुन ने भूमिका को अस्पताल में एडमिट करने वाली रात से लेकर आज तक की वह सभी छोटी बड़ी बातें भूमिका को विस्तार से बताई जो डिपार्टमेंट में घटी थी। इसके बाद अर्जुन सिंह कहता है, क्या तुम्हारे मन में और भी कोई सवाल है जिसका मुझे जवाब देना बाकी है? भूमिका कहती है, सवालों की तो बात ही मत करो, जितनी हमारे दिमाग में नसें उलझी हुई होती हैं उससे ज़्यादा मेरे सवाल मेरे दिमाग में उलझे हुए हैं। फिलहाल मैं और कुछ नहीं पूछना चाहती। अर्जुन कहता है, ठीक है, तुम ठीक हो जाओ, फिर डिपार्टमेंट में मिलते हैं। फिर जाते जाते कुछ याद करके अचानक से बोल उठता है, हाँ छठी इंद्री ने तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया है। भूमिका अर्जुन सिंह के बोलने का इंतजार करने लगती है। अर्जुन सिंह कहता है, उसका कहना है कि पहले तुम खुद एक बार निपुण लक्ष्मी मीना से मिल लो, उसके बाद ही उसे किसी भी तरह के चार्जेस दिए जाएं। भूमिका पूछती है, क्या छठी इंद्री को उस पर कोई डाउट है?